चलिए, सो नाउ वी आर बिगिनिंग विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक which is nested if statements. चलिए, this is something new for us. We have seen if statements till now. आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है आप लोगों को? देखिए, हाँ, तो इफ स्टेटमेंट्स जो हैं, उन इफ स्टेटमेंट्स का अब नेस्टेड फॉर्म हम देखने वाले हैं. नेस्टेड का मतलब होता है इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट. मतलब ये एक इफ स्टेटमेंट है जो खुद एक इफ स्टेटमेंट के अंदर है, तो इसको आप बोलोगे कि ये एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है. अब इफ के साथ एल्स भी होता है ना? तो इफ स्टेटमेंट है और वो एल्स के अंदर है तो भी वो नेस्टेड इफ कहलाएगा. या तो इफ स्टेटमेंट है जो कि इफ के अंदर भी है और एल्स के अंदर भी है तो भी वो नेस्टेड इफ कहलाएगा. मतलब कि नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन इफ स्टेटमेंट और if statement inside an else statement or if statement inside if statement and inside else statement. इसका मतलब होता है कि if statement अगर if statement के अंदर है so it is a nested if statement अगर else statement के अंदर है so again it is a nested if स्टेटमेंट अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर है और एज वेल एज वो एल्स स्टेटमेंट के अंदर है तो भी वो नेस्टेड इफ की कैटेगरी में आता है. चलिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर क्या दी हुई है. समटाइम्स अबाव डिस्कस्ड फॉर्म आर नॉट सफिशिएंट, यू मे नीड टू टेस्ट एडिशनल कंडीशंस. फॉर सच सिचुएशन पाइथन ऑल्सो सपोर्ट नेस्टेड इफ फॉर्म ऑफ इफ. अ नेस्टेड इफ इज एन इफ दैट हैज अनदर इफ in its if body और in elif's body और in else body, है ना? मतलब कि जितने पार्ट्स होते हैं if के अंदर if, else के अंदर if और else दोनों के अंदर if, या तो फिर elif के अंदर भी if हो सकता है. ठीक है, जैसे कि elif है, elif के अंदर भी ये देखो if else स्टेटमेंट है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी nested if कहलाएगा. So they have explained us with examples. तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्होंने? ये एक इफ स्टेटमेंट है जो कि इनसाइड इफ बॉडी है ना? इफ के अंदर एक इफ स्टेटमेंट है ये. तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये रहा आपका इफ स्टेटमेंट. इस इफ स्टेटमेंट के अंदर वी कैन सी देयर इज अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट. सो दिस इज इट. सेकेंड फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है राइट हैंड साइड पर. हियर यू कैन सी if statement is there which is inside elif's body. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये रहा हमारा elif और इस elif के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर if और else दोनों है ना? और ये जो बाहर वाला if else है वो तो बाहर वाला है ही है. तो ये यहाँ पर इन्होंने दो एग्जाम्पल्स हमको इसके nested if के बताए हैं कि nested if क्या होता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, थर्ड फॉर्म क्या हो सकता है? if inside else body. आपका जो एल्स स्टेटमेंट है उस एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई इफ स्टेटमेंट होता है तो वो भी क्या कहलाएगा? वो भी नेस्टेड इफ कहलाएगा. एक चौथा फॉर्म होता है जो कि होता है इफ स्टेटमेंट विच इज इनसाइड इफ एज वेल एज इनसाइड एल्स और एलिफ. मतलब कि मल्टीपल इफ. ये इफ है, देख जस्ट अ मिनट, ये इफ है, ये इफ के अंदर एक और इफ है, ये एलिफ है, एलिफ के अंदर एक और इफ है, ये एल्स है, एल्स के अंदर एक और एल्स है, ये इफ है ना? मतलब कि नेस्टेड इफ का सिंपल सा मतलब अगर हम समझे, सो इट इज इफ इनसाइड इफ और इफ इनसाइड एलिफ और इफ इनसाइड एल्स और इफ इनसाइड ऑल ऑफ दीज, है ना? इफ में भी, एल्स में भी, एलिफ में भी, सब में होगा तो वो इफ एल्स नेस्टेड इफ या नेस्टेड इफ एल्स कहलाएगा. ठीक है. सो नाउ दे हैव गिवन अस वन प्रोग्राम दैट विल एक्सप्लेन अस द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ और कहाँ कहाँ पर ये काम आ सकता है वो हमको यहाँ पर समझाया हुआ है. चलिए, तो एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. There is a program which reads 3 numbers and prints them in
असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े नंबर की तरफ आपको प्रिंटिंग करनी है और यूजर से इनपुट लेना है। चलिए तो इसको समझते हैं हम क्या होगा इसमें। देखो यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेना था आपको, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर x, y और z 3 वेरिएबल्स दिए, इंटीजर वैल्यू ली है, मतलब फ्लोट वैल्यूज़ नहीं आएगी। इनपुट फंक्शन लगा दिया और इनपुट फंक्शन में एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, इंसर्ट थर्ड नंबर, तीनों नंबर्स आपने एंटर करवा लिए यूज़र से। शुरुआत में इन द बिगनिंग, जैसा कि मैंने बोला, अगर आप सम निकालते हो, डिवाइड निकालते हो, एडिशन निकालते हो, सब्ट्रैक्शन निकालते हो, मल्टीप्लिकेशन निकालते हो, सो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कीप द आंसर्स टू बी जीरो। बट हियर यहाँ पर क्या किया है हमने, तीनों को माना है नन। ठीक है, मिनिमम, मिड और मैक्स, 3 इनपुट ले रहे हैं, तो एक नंबर सबसे छोटा होगा, एक नंबर सबसे बड़ा होगा, एक नंबर इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों की वैल्यू हमने क्या अज्यूम कर ली है कि तीनों की वैल्यू क्या है, नन है, मतलब वो अभी खाली है, उसमें अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये हम अपोज कर लेंगे, ये हम सपोज कर लेंगे। ठीक है, साइड में। ठीक, चलिए अब देखते हैं इन्होंने लॉजिक क्या लगाया है। इसका लॉजिक थोड़ा सा समझना आप लोग ध्यान से। देखो, एक इफ स्टेटमेंट लगाया, उस इफ स्टेटमेंट में इन्होंने क्या लिखा, इफ x इज लेस देन y एंड x इज लेस देन z। ठीक है, x को कंपेयर किया y से और z से। क्या x y से छोटा है, क्या x z से छोटा है? अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, एक लॉजिक लगाओ, एक थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचो, अगर x y से भी छोटा है और x z से भी छोटा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि x सबसे छोटा है। क्लियर सा फंडा? तो ये लॉजिक इन्होंने लगाया, x को y से कंपेयर कर लिया और x को z से कंपेयर कर लिया, और दोनों के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि रमेश और सुरेश दोनों का आना जरूरी है, तभी हम पढ़ाएंगे। एंड ऑपरेटर है ना? तो ये x इज लेस देन y का आंसर भी ट्रू आना चाहिए और x इज लेस देन z का आंसर भी ट्रू आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर ट्रू आएगा तभी ये अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। चलिए देखते हैं हम। अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाती तो वो क्या करता, तो वो y को z से कंपेयर कर लेता। अब y को जब z से कंपेयर करता, क्योंकि अपने को ये तो पता चल गया कि x सबसे छोटा है, अब हमको पता करना है y और z में कौन छोटा है। तो इन्होंने क्या किया, y को z से कंपेयर किया। अगर y z से छोटा है तो मिन मिड मैक्स की वैल्यू डाल दी x, y और z, मतलब कि x सबसे छोटा, y z से छोटा है, मतलब y मिडिल नंबर हो जाएगा, और z किसी से छोटा नहीं है, मतलब z मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो डेफिनेटली ये कंडीशन तो ट्रू होगी ही होगी। समझ रहे हो आप? क्योंकि x को तो आपने सबसे छोटा मान लिया था, y अगर z से छोटा नहीं है तो y z से बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x, z और y, मतलब वो यहाँ पर जो प्रिंट हुआ है वो है ना। तो ये यहाँ पर इन्होंने ये लॉजिक लगाया हुआ है कि x को पहले कंपेयर कर लिया बचे हुए दूसरे नंबर से, तो x मिनिमम है तो पता चल गया। फिर y को कंपेयर कर लिया बचे हुए एक नंबर से, तो वहाँ पे अगर ये y छोटा हुआ तो बहुत अच्छी बात, यहाँ से आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये तो आंसर आ ही रहा है। अब चलो देखो, अब x सबसे छोटा नहीं था, जैसे कि यहाँ पर जब x और z को कंपेयर किया तो x y से तो छोटा था, पर x z से छोटा नहीं था, z से बड़ा था। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो ये वाले स्टेटमेंट का आंसर, इस वाले स्टेटमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। जब इसका आंसर फॉल्स आ गया तो ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होना नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो कहां पर चले जाएगा आपका प्रोग्राम, अब आपका प्रोग्राम चले जाएगा यहां पर एल्स पर। अब एल्स चेक किया, क्या y x से छोटा है, तो हाँ, जैसे कि अगर चलो y x से छोटा आ गया, पर क्या y z से छोटा है, y z से छोटा नहीं आया, तो फिर ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो बचा क्या, तो बची एल्स कंडीशन। एल्स मतलब बची कुची कंडीशन में क्या होगा कि x अगर y से छोटा है तो ये प्रिंट कर दो, नहीं तो ये प्रिंट कर दो, मतलब x सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ये एक लॉजिक इन्होंने क्लियर लगाया हुआ है, जिसमें पहले इन्होंने x को मिनिमम मानकर चला है, दूसरे में y को मिनिमम मान के चला है। तो सीधी सी बात है, जब दोनों केसेस आपने कंसीडर कर लिए तो तीसरा क्या होगा,
तीसरा z मिनिमम होगा। तो तीसरा जो होगा वो आपकी बची खुची कंडीशन होगी ना, रिमेनिंग कंडीशन जो होती है उसमें ऐसा लिखने की नीड नहीं होती। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर वो नहीं लिखा हुआ है, एल्स के साथ इन्होंने कोई कंडीशंस नहीं लगाई हैं क्योंकि ये बचा कुचा स्टेटमेंट था और बचे कुचे स्टेटमेंट के साथ यहां पर कंडीशन लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक, तो ये एक प्रोग्राम है, इसका मैं क्लास एंड होते से स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप पे भी शेयर करूंगा, तो आप लोग इसको शांति से एक बार समझ के देखना, इसके लॉजिक को समझ के देखना कि ये प्रोग्राम में लॉजिक लगा कैसे है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा जल्दी क्लियर होगी जब आप खुद से इसको समझने की कोशिश करोगे, बट मैंने आपको ये समझा दिया है, वही उसका कंसेप्ट है, वही उसका लॉजिक है पूरा। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आगे अगले टॉपिक को। हाँ चलिए, एक और प्रोग्राम दिया हुआ है, ये प्रोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखो फिर वो जीएसटी और एसजीएसटी वाला प्रोग्राम आ गया। ठीक है ना, जीएसटी और एसजीएसटी हमने देखा था, जीएसटी जब भी लगती है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 10% जीएसटी है तो 10% जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, 5% और 5%। एक जाएगी किस में, एक जाएगी एसजीएसटी में और एक जाएगी सीजीएसटी में। ऐसा होता है, हमने देखे हैं पिछले बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं ऐसे जिसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी यूज़ करता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी देखी हुई हैं। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या लॉजिक ये लगाने का बोल रहा है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। चलो, एबीसी शॉप डील्स विद अपैरल्स एंड फुटवेयर, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस आफ्टर लेविंग द जीएसटी, डू कैलकुलेट CGST एंड SGST रेट्स एज एप्लीकेबल एज अंडर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक ABC शॉप है, वो ABC शॉप में क्या हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ एफेरल्स और फुटवेयर की शॉप खोली है और उसमें वो बोल रहे हैं कि आपको एक इनवॉइस जनरेट करने का सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें GST और SGST लगकर आपको स्क्रीन पर आंसर मिले और इनवॉइस जनरेट हो जाए। अब देखो, इनवॉइस जनरेट करना है, इनवॉइस जनरेट करना है मतलब इधर उधर कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, मतलब आपको एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं फॉर्मेट फंक्शन, जो हमने पिछली 3 क्लासेस में देखा है। तो फॉर्मेट फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा। फॉर्मेट फंक्शन क्या करेगा, इधर 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 कहीं कहीं पर डेटा अगर अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करना है तो वो अलग अलग तरीके से डेटा डिस्प्ले करने की कैपेबिलिटी फॉर्मेट फंक्शन के अंदर होती है। तो फॉर्मेट फंक्शन तो यूज़ होगा ही होगा। अगली बात, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि क्या एपरल है कि फुटवेयर है, तो इफ स्टेटमेंट भी चेक होगा। चलो इसको सीधे हम समझते हैं प्रोग्राम को, फिर देखते हैं क्या चीज़ें हमको क्लियर होती हैं क्या नहीं होती हैं। चलो, प्रोग्राम दिख रहा बड़ा है, कोई बड़ा वो है नहीं, कोई ज़्यादा लॉजिक्स उसमें है नहीं, सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले एक ITC इनपुट नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इसमें इनपुट फंक्शन लगा दिया, एंटर कोड A एपरल F फुटवेयर। यूज़र को बोला गया कि A या F में से कुछ लिखो। यूज़र A लिखकर एंटर दबाएगा तो पता चल जाएगा कि भैया हमको काय का बिल बनाना है, मतलब कि कस्टमर को मतलब शॉपकीपर बनाएगा ये, तो कस्टमर का काय का बिल बनाना है एपरल का, F दबाएगा तो काय का बिल बनाना है फुटवेयर का। ठीक, अब देखो फिर ले ली सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो कुछ भी हो सकती है, 50.50 रुपये, 1050 रुपये, 0.75 पैसा। तो यहाँ पर इन्होंने ले लिया उसको फ्लोट। एंटर सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आइटम, हर एक यूनिट की कितनी सेलिंग प्राइस है वो आपसे बोली। तो यहाँ पर दो चीज़ें यूज़र से आपने एंटर करवाई। क्या कि पहले तो ये बताओ कि एपरल खरीदा है कि फुटवेयर खरीदा है और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। जब आप ये निकाल लोगे तो आपको यहाँ पर इतना कर लेने के बाद आप लोगों को उस पर GST लगानी है। अब GST कैसे लगानी है, तो GST लगाने का रूल यहाँ पर इन्होंने बता दिया हमको, ये यहाँ पर दिया है। फुटवेयर है 500 से कम के हैं तो 5% लगाना, फुटवेयर है 500 से ज़्यादा के हैं तो 18% लगाना, एपरल्स हैं 1000 से ज़्यादा के हैं तो 5%, एपरल्स हैं 1000 से ज़्यादा के तो 12%, कम है तो 5%, ज़्यादा है तो 12%। तो यहाँ पर GST का रेट हमको बता दिया। देखो यही सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका क्या है, यही है और क्या। ये लॉजिक आपने एक बार लगा दिया सॉफ्टवेयर में, एक बार ये चीज़ें फीड कर दी तो ऑटोमेटिक बिल जनरेट होने लगते हैं। एक बार इसके आउटपुट पर नज़र डालते हैं, देखो आउटपुट कैसा आ रहा है। एंटर कोड A और F, यूज़र ने डाला A, एंटर दबाया।
जैसे ही ए डाला उसके बाद लिखा एंटर सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस डाल दी 2300। अब क्या है, एपेरल है और 2300 का है। अब जब एपेरल है और 2300 का है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, तो वो आएगा इस कैटेगरी में। एपेरल है, सॉरी, एपेरल है 1000 रुपये से ज़्यादा का है, तो आप पे कितनी जीएसटी लगना है यहाँ पर, तो 12% जीएसटी लगेगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये क्लियर है कि 12% की जीएसटी लगना है। तो 12% कितने कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तो 6% में डिवाइड होगा। तो देखो अब जनरेट किया इन्होंने इनवॉइस, तो ये इनवॉइस लिख दिया। ये कैसे लिखा होगा, फॉर्मेट फंक्शन लगाकर लिखा होगा। ऊपर नीचे ये लाइंस खींची हैं, तो ये लाइंस खींचते भी आती है, -20 -30, तो 30 बार लाइन खींचा जाएगी। यहाँ भी -30 30 बार लाइन खींचा जाएगी। आइटम डाला, फिर यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन लगाया, तो आइटम का नाम आ गया एपेरल। प्राइस डाला, प्राइस डालने के बाद यहाँ पर अमाउंट डाल दिया, तो ये भी फॉर्मेट फंक्शन से लगा दिया। फिर जीएसटी आपको पता है, जीएसटी कितनी लगेगी, 12, तो 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर सीजीएसटी एट 6%, एसजीएसटी एट 6%, 138 रुपये 2 बार लग गए। तो इन तीनों को टोटल कर दोगे तो अल्टीमेटली टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है वो जनरेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर्स जनरली क्रिएट होते हैं। अब ये कैसे आया इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो आपने यूज़र से इनपुट ले लिया, यूज़र से आपने इनपुट ले लिया कि वो एपरल है या फुटवेयर है। यूज़र से आपने इनपुट ले लिया कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। अब देखो ये तो भैया सॉफ्टवेयर चलाने वाले के ऊपर है, वो एपरल का जो ए है वो ऐसा लिखता है या ऐसा लिखता है, वो तो यूज़र के ऊपर है। कैपिटल भी लिख सकता है, स्मॉल भी लिख सकता है, पर इन दो के सिवा ए लिखने का कोई तरीका है क्या, कैपिटल या स्मॉल के सिवा? नहीं। तो हियर यू कैन सी द लॉजिक, द सिंपल लॉजिक दैट दे हैव यूज्ड इज इफ स्टेटमेंट लगाया। अगर आईटीसी की वैल्यू स्मॉल ए है और अगर आईटीसी की वैल्यू कैपिटल ए है, बीच में देखो और ऑपरेटर लगा हुआ है, रमेश आया या सुरेश आया, दोनों में से कोई एक भी आया तो हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहां पर अगर यूजर ने इनपुट दिया है स्मॉल ए या कैपिटल ए, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये अंदर के ब्लॉक ऑफ कोड्स विल गेट एग्जीक्यूटेड, डेफिनेटली विल दीज आइटम्स विल बी एग्जीक्यूटेड। सो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट होगा आइटम की वैल्यू क्या है, तो एपेरल। अब देखो एक बात तो पक्की हो गई कि आइटम जो है इट इज डेफिनेटली एन एपेरल। नाउ अब यहां पर एपेरल में भी कितनी कंडीशंस हैं आपके पास, चलिए एक बार हम उसको देखते हैं। तो यहां पर देखो एपेरल कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एपेरल, है ना। एपेरल में दो कंडीशन है, एक लेस देन और इक्वल टू 1000 की, एक ग्रेटर देन 1000 की। दो कंडीशंस है, दोनों कंडीशंस हमको टेस्ट करनी पड़ेंगी। चलिए टेस्ट करते हैं हम दोनों कंडीशंस को, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर सेलिंग प्राइस आपकी जो है वो 1000 से कम है तो जीएसटी कितनी लगानी है, 5%, है ना। और नहीं है तो पक्का है कि 1000 से ज्यादा है, और जब 1000 से ज्यादा है तो जीएसटी कितनी लगानी है, 12%। आई होप इतना क्लियर होगा, है ना। क्योंकि यहां पर यूजर से इनपुट मांगा, यूजर ने बोला कि वो एपरल है, एपरल है तो एपरल के लिए ये दो कंडीशंस कि भैया 1000 से कम का होगा या 1000 से ज्यादा का होगा। 1000 से कम का होगा तो 5% जीएसटी लगा देंगे, 1000 से ज्यादा का होगा तो 12% जीएसटी लगा देंगे। बट अगर यूजर ने ए भी नहीं लिखा है और ये ए भी नहीं लिखा है तो ये पूरे स्टेटमेंट्स तो हो गए फॉल्स, मतलब ये तो एग्जीक्यूट होने नहीं वाले। अब जब ये एग्जीक्यूट होने नहीं वाले तो क्या एग्जीक्यूट होगा, तो अब एलिफ चेक होगा। ठीक है, अब एलिफ चेक हुआ तो एलिफ में क्या चेक हुआ कि क्या आईटीसी की वैल्यू स्मॉल एफ या कैपिटल एफ है, ये चेक होगा। अगर है तो आइटम का नाम आ गया फुटवेयर भैया। अब सेलिंग प्राइस चेक होगी, क्या 500 है या 500 से ज़्यादा है। 500 से कम है तो 5% जीएसटी लगा देना, उससे ज़्यादा है तो 18% जीएसटी लगा देना। ठीक, तो ये दोनों कंडीशंस तो क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, कौन कौन सी दोनों कि यूज़र एपरल ले रहा है या फुटवेयर ले रहा है, उन दो में कितनी जीएसटी लग रही है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। इतना तो चलो थोड़ा सोचते समझते तो हम इतना कोड तो कर लेते। अब बात आती है सीजीएसटी और एसजीएसटी की। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम। अब क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू तो बराबर ही होती है हमेशा, बट एक चीज क्या होती है, जितना जीएसटी आता है उसकी आधी हो जाती है।
तो यहां पर देखो उन्होंने क्या किया है, CGST इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, जो भी आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस थी 500 1000 जितनी भी थी, इनटू जीएसटी रेट की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। 500 से ज़्यादा का है तो जीएसटी रेट 5 है, 500 से कम का है तो, और 500 से ज़्यादा का है तो जीएसटी रेट 18 है, तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो एसपी इंटू जीएसटी रेट जितना भी आया, 18 आया अगर फॉर एन एग्जाम्पल, तो 18 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 18 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 9, और इसका परसेंट निकाल लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका जीएसटी का रेट आ जाएगा। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया वो। ठीक है, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर है, तो यहां पर उन्होंने एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी लिख दिया। अब क्या होगा, फाइनल अमाउंट क्या होता है, फाइनल अमाउंट जो होता है वो होता है आपका सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इन तीनों को आपको ऐड करना है, और जो फाइनल अमाउंट आएगा वो यूज़र से आपको कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये ही हमको करना था। सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर हमने जनरेट कर लिया है तो अब हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको आगे, जस्ट अ मिनट। हाँ चलिए, तो देखो यहाँ पर अब क्या हुआ, हमने अमाउंट टोटल निकाल लिया। टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, तो टोटल अमाउंट निकलेगा एसपी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये तो हो गया, अमाउंट भी निकल गया। सारी चीज़ें आपके पास है, एसपी भी है, आप लोगों के पास अपैरेल के फुटवेयर है वो भी है, आप लोगों के पास जीएसटी रेट भी है, आपके पास सीजीएसटी रेट भी है, आपके पास एसजीएसटी रेट भी है, मतलब एवरीथिंग इज विथ अस। अब क्या करना है, द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज टू प्रिंट इट। अब इसको प्रिंट करना है। अब प्रिंट किस फॉर्म में करना है, तो इनवॉइस के फॉर्म में करना है इसको प्रिंट। तो चलो देखते हैं इनवॉइस के फॉर्म में कैसे प्रिंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा, ये जो लेंदी प्रोसेस दिख रहा है ये अब हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर सिंपली इन्होंने लिखा है प्रिंट इनटू, प्रिंट फंक्शन लगाया है, एक स्ट्रिंग पर मल्टीप्लाई किया है 65 का। अगर यहाँ पर किसी नंबर से 65 का मल्टीप्लाई करते तो वो कैलकुलेशन निकल कर आ जाता, बट यहाँ पर स्ट्रिंग पर, मतलब एक अल्फ़ाबेट पर इन्होंने मल्टीप्लाई लगाया है। जब किसी अल्फ़ाबेट पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो वो उस अल्फ़ाबेट को उतने नंबर ऑफ टाइम्स लिख देता है। जैसे कि ये इंटू 65 लिखा है ना, तो 65 टाइम्स ये लाइन्स प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 65 टाइम्स ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। 65 टाइम्स लाइन प्रिंट हो गई, उसके बाद हमने /t लगा दिया, मतलब ये क्या एस्केप सीक्वेंस है, ये टैब देगा, 3 टैब देगा। 3 टैब देने पर इनवॉइस सेंटर में आ गया, सेंटर में लिख दिया, फिर लगा दिया प्रिंट फंक्शन इनटू 65। तो यहाँ पर फिर मतलब कि यहाँ ऊपर ऐसे डैश 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 लाइन्स है, उसके नीचे यहाँ पर डैश 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 लाइन्स है, और बीच में लिखा हुआ है इनवॉइस। ऐसा कुछ हमने कर दिया। ऊपर की हेडिंग तो हो गई भैया हमारी तैयार। हेडिंग तैयार हो जाने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको कैलकुलेशन करना है। हमने यहाँ पर लगा दिया प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन लगाते से हम एक लाइन नीचे आ गए, एंटर दब गया मतलब। ठीक है, एक लाइन नीचे आ गए। अब हमने लगाया प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन में लिख दिया आइटम और आइटम की वैल्यू। तो यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन लगा, जैसा कि मैं बोल रहा था कि फॉर्मेट फंक्शन लगेगा। तो देखो फॉर्मेट फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पर, 0 मतलब फर्स्ट वैल्यू है तो 0 लगा दिया, और यहाँ पर ये वाला साइन लगा हुआ है, मतलब ये राइट अलाइन होगा। ठीक है, ये राइट अलाइन होगा, और ये क्या होगी, एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये एस लिखा हुआ है, ये एस लिखा हुआ है, मतलब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी। और इसमें किसकी वैल्यू लिखनी है, तो डॉट फॉर्मेट फंक्शन लगा के यहाँ आइटम लिखा है, तो आइटम की जो भी वैल्यू है आपकी, अपैरल है या फुटवेयर है, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अगली लाइन में आए, प्रिंट फंक्शन लगाया, प्राइस पर प्राइस लिखा हुआ आएगा, 2 बार टैब दबेगा, मतलब थोड़ा सा आगे खिसकेगा टेक्स्ट, और उसके बाद 0.30 मतलब 30 कैरेक्टर बड़ा यहाँ पर प्राइस आ सकता है। डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज आएंगी, 0.2f लिखा हुआ है इसलिए, और फ्लोट वैल्यू होगी, ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया। और क्या वैल्यू आएगी क्या अल्टीमेटली इसके अंदर, तो वो फॉर्मेट फंक्शन में लिखा हुआ मिलेगा। फॉर्मेट फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है एसपी। तो यूज़र ने जो एसपी की वैल्यू, कस्टमर के प्राइस जो डाली होगी इधर शॉपकीपर ने, वो यहाँ पर आपको प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये भी 2 चीज़ें हो गई। अब आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में इतना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा सीजीएसटी और फिर @ का साइन लगेगा,
और यहाँ पर ये इतना देखो, ये इतना इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ध्यान से समझना, ये इतना इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद जीएसटी बाय 2 कहाँ से निकलेगा, तो जीएसटी बाय 2 यहाँ से निकलेगा, जो भी आपका ट्रू आया होगा वहाँ से जो भी जीएसटी की वैल्यू आएगी वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पर परसेंट का साइन अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के साथ प्रिंट होगा, ठीक। तो यहाँ पर परसेंट का साइन लगेगा और जीएसटी की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और इतना हो जाने के बाद यहाँ पर टैब टैब लगाकर उन्होंने लिख दिया कि सॉरी, यहाँ पर 15 कैरेक्टर्स लंबी आ सकती है, 2 डेसिमल पॉइंट्स रहेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू ऊपर नीचे 2 जगह पर इन्होंने लिख दी है, तो ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। फिर उन्होंने लगा दिया प्रिंट इनटू 65, मतलब 65 टाइम्स लाइन प्रिंट होगी। और अमाउंट पेएबल का फॉर्मूला, यहाँ पर अमाउंट पेएबल वैल्यू कुछ लिखनी थी तो वो लिख दी अमाउंट पेएबल, और उसके बाद यहाँ पर भी /t लगाने के बाद इन्होंने बता दिया कि 23 कैरेक्टर बड़ा और डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आ सकती हैं, और क्या वैल्यू आएगी, तो अमाउंट आएगी, तो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर अमाउंट लिखा हुआ दिख गया। अमाउंट की वैल्यू कहाँ से उठाएगा ये हमारा प्रोग्राम, तो अमाउंट की वैल्यू उठाएगा यहाँ से, जो भी आपकी अमाउंट की वैल्यू फाइनल आ रही होगी वो यहाँ से उठाएगा, और लास्ट में भी ऐसे डॉटेड लाइन आ जाएंगी 65 टाइम्स, तो ये इस तरीके की डॉटेड लाइन भी आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होकर मिल जाएगी। तो ये 2 प्रोग्राम्स थे, थोड़ा सा एक बार आप लोगों को आज इन 2 प्रोग्राम्स को समझना पड़ेगा। मैं ये दोनों प्रोग्राम्स के स्क्रीनशॉट आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ एज सुन एज आई विल बी एंडिंग द क्लास। तो आप लोग एक बार इन दोनों क्या कह सकता हूँ मैं, प्रोग्राम्स को एक बार समझना, एक बार देखना, और फिर अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक अभी भी ऐसा है, कोई पॉइंट, कोई कोड ऐसा है जो समझ में नहीं आया, सो यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव डाउट्स राइट नाउ यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द कोडिंग वंस अगेन, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि एक बार बता देने से मेरे तुमको पूरा कोड समझ में आ जाएगा, है ना। यू हैव टू गो थ्रू इट वंस, एक बार तो देखना पड़ेगा। ये सारी नई चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप अभी तक 10th तक पढ़ते आए हो, है ना, फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये सारी चीज़ें। सो इट्स नॉट कि आपको आज ही के दिन एक बार मेरे बता देने से क्लियर हो जाएगा, यू हैव टू गो थ्रू इट वंस। तो एक बार इसको गो थ्रू करो, समझो, एंड इफ स्टिल यू फेस सम प्रॉब्लम विथ इट, सो यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।